जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। तो मेरे चैनल पे अक्सर मेरे दर्शक मुझसे कहते हैं कि बाबा जी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। तो आज साहब मेरे साथ है मनीष भाई। मनीष भाई, स्वागत है। नमस्कार बाबा जी और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो साहब मनीष भाई पेशे से सब आईटी प्रोफेशनल है और राष्ट्र चिंतक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और विभिन्न विषयों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। एंड मैं आपको बताऊं कि फेसबुक पे काफी लिखते हैं और बड़ा मतलब इनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। तो इन्होंने आज से कुछ दिन पहले ओल्ड पेंशन स्कीम पे एक पोस्ट लिखी थी। तो मैंने वो पोस्ट जैसे ही पढ़ी, मैंने इनको तुरंत फोन किया। मैंने कहा, मनीष भाई, आपको मेरे चैनल पे मेरे दर्शकों के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम डिस्कस करनी है। तो मनीष भाई बताइए, क्या है ये, जी। क्या बवाल है? ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, क्या इतिहास है इसका, क्या भूगोल है, क्या अर्थशास्त्र है? जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, देखिए ऐसा है कि अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है। एक जिसे कहते हैं ना, एक राजनीतिक फुटबॉल है। हर कोई गोल करना चाह रहा है, एक दूसरे के पाले में इस बॉल को फेंकना चाह रहा है, लेकिन असल में ये एक ऐसा एक सेंसिटिव मुद्दा भी है। और मैं इस पे थोड़ा-सा ना एक ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अ, पेंशन जो है वो उसको हमारे समाज के अंदर एक तरह से अधिकार मान लिया जाता है। एक एक तबका है हमारे समाज का जो उसको अपना अधिकार मानता है। तो कहीं न कहीं वो एक गलतफ़हमी है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए सरकारी जो कर्मचारी हैं, कुछ करोड़ हैं, ऐसे ही हमारे कई कई स मतलब 70-80 करोड़ हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं, वो भी काम करते हैं। तो अगर हम पेंशन को एक सामाजिक ज़िम्मेदारी माने या फिर एक अधिकार माने, एक किसी भी नागरिक के लिए, तो वो अधिकार सबके लिए होना चाहिए। चलिए अब इसको हम एक बार कुछ देर के लिए हटा देते हैं। बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू से चलती आ रही थी, आज़ादी के बाद से, जब से हमारे जितनी भी राज्य सरकारें गठित हुई या सेंट्रल में अपना गठन हुआ कर्मचारी आयोग वगैरह का, पेंशन आयोग का, तो उसके बाद से पेंशन स्कीम चलती आ रही थी। तो इसमें ये रहता है कि जो भी आपका पेंशन का अमाउंट है, वो आपकी लास्ट जो ड्रॉन सैलरी है, जो आपने लास्ट जो सैलरी अपने रिटायरमेंट से पहले उठाई है, या आपका जो डीए वगैरह है, डीएनएस अलाउंस वगैरह, उसका एक एवरेज लिया जाता था और उसका 1/3 या उसका आधा, मतलब ये डिपेंड करता है अलग-अलग। जैसे डिफेंस के अंदर एक फैमिली पेंशन होती है, उसमें अलग कैलकुलेशन होती है। तो ऐसे ही 1/3 के आसपास एम्प्लॉइज़ को मिलता था और वो ताउम्र उनको मिलता था जब तक वो जीवित हैं। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो उनकी मान लीजिए कोई मेल है तो उनकी जो वाइफ़ होंगी उनको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, या अगर मान लीजिए कोई फीमेल है तो उनके हस्बैंड को बेनिफिट मिलेगा, और कुछ मामलों में बच्चों को भी बेनिफिट मिलता था। तो ये स्कीम काफ़ी कई दशकों से चली आ रही थी और उसके बाद में 2004 के अंदर इस स्कीम को बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय, वो एनपीएस लेकर आ गए, नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम। अब एनपीएस क्या चीज़ है? एनपीएस में उन्होंने क्या किया कि जो भी फंड, अब ओपीएस के अंदर भी क्या होता है कि कर्मचारी की जो सैलरी आती है उसका एक निश्चित परसेंटेज एक फंड में जुड़ता रहता है और उसी फंड से आपको पेंशन मिलती है। लेकिन उसके अंदर जो सरकार है उसकी देनदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उसका रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा, परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। एनपीएस में उस समय की सरकार ने सोचा, क्योंकि हमारा जो पेंशन का जो रेशियो है, जो सरकार का जो खर्चे होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो पेंशन का होता है। तो सरकार को ये लगा कि पेंशन आगे जाके हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम क्यों ना इसको मार्केट के हवाले कर दें या इसको हम मार्केट से लिंक कर दें। तो एनपीएस वही है, एनपीएस के अंदर भी कर्मचारी अपना एक पर्टिकुलर कोई रेशियो अपना पेंशन का अंशदान देता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अपना-अपना अंशदान देती है और बाद में वो जो पैसा है वो फंड मैनेजर्स के थ्रू मार्केट में लगाया जाता है। इक्विटी के अंदर या डेब्ट फंड्स के अंदर या सरकारी स्कीम्स के जो फंड्स वगैरह होते हैं उसमें लगाया जाता है। और उनके अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से उसका वो पैसा बन जाता है। अब इसमें एक जो प्रॉब्लम जो लगती है लोगों को वो ये है कि मार्केट के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं तो पैसा अच्छा भी बन सकता है
और मार्केट में पैसा डूब भी सकता है। जैसे कि हमने 2008 के अंदर देखा, फिर कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि एक दिन के अंदर ही कई-कई हज़ार पॉइंट्स शेयर मार्केट हमारा गिरा था। तो एक ये प्रॉब्लम थी कि इसमें पैसा अच्छा भी बन सकता है, लेकिन वहीं पैसा इसमें डूब भी सकता है। तो लोगों के मन में एक नेगेटिविटी शुरू से थी इसको लेके, क्योंकि जो भी मार्केट लिंक्ड होता है, उसमें रिस्क रहता ही रहता है। तो पेंशन के मामले में कोई भी इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सीधी-सी बात है कि आपने 30 साल, 35 साल जॉब करी, अब आपका जब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, तो जो पैसा आपका बना है, वो पैसा आपको मिलना चाहिए। वो किसी मार्केट के ऊपर निर्भर ना हो। तो ये एक जनरल एक थॉट प्रोसेस है, जिसको मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आप एक पैसा जोड़-जोड़ के अपनी एक भविष्य के लिए एक निधि जमा कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि आपको कुछ एक मुश्त राशि या एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको मिलना चाहिए। अब हुआ क्या कि सर 2004 के अंदर ये लॉ बना, एनपीएस बना, और एनपीएस का जो लॉ है वो सभी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए लॉ लेकर आई। अब ये 10-12 साल ये आराम से स्कीम चलती है। अब इसमें रिटर्न कम है, ज़्यादा है, वो एक डिबेट का विषय है, उसपे डिबेट होनी भी चाहिए। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इनका जो रिटर्न जो बन रहा है, या इसमें जो ग्रोथ हो रही है, परफॉर्मेंस जो हो रही है फंड की, उसको स्टेबल रखने के लिए कुछ ना कुछ उनको चेक्स एंड कंट्रोल्स करने चाहिए। लेकिन वो तो किया नहीं। अब जो अपोज़िशन की पार्टीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। और जितना मुझे याद है, बिकॉज़ मैं भी सोशल मीडिया पे लिखता रहता हूँ, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आनी स्टार्ट हुई थी 2016, 17, 18 के आसपास। उसके अंदर सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बन गए लोगों के कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हमें सरकारी कर्मचारियों के ग्रुप बन गए, टीचर्स के ग्रुप बन गए, शिक्षा भर्ती वाले जो होते हैं, और भी कई तरह के ग्रुप बन गए। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, हमें तो वही स्कीम चाहिए जिसमें आपकी 1/3 जो एक सैलरी बनती थी, या फिर आपका जो लास्ट ड्रॉन अमाउंट है, उसके हिसाब से जो आपका पेंशन अमाउंट मिलता था, जो कि सुरक्षित, उसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एश्योर्ड अमाउंट था वो आपको मिलता था। इनिशियली ये चीज़ बड़े लेवल पे नहीं थी, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद में इसको ऑपोज़िशन ने हवा देना स्टार्ट किया। और हवा क्या देना स्टार्ट किया, इन्होंने अपनी 2019 के बाद में अगर आप देखेंगे, तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव हुए हैं, अधिकतर के अंदर ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। चाहे पंजाब का देख लीजिए, हिमाचल का देख लीजिए, फिर आपका छत्तीसगढ़ का चुनाव था, उसके अंदर ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देन आपका झारखंड हो गया, हिमाचल का, राजस्थान हो गया। तो इन सब के अंदर दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, जो भी कहिए, इन सब के अंदर ऑपोज़िशन की सरकारें बनी। पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। और इन सब ने एक शगुफा सा छोड़ दिया कि जी हम ओपीएस लागू कर रहे हैं। आप किसी से भी बात करेंगे, हर कोई आपको ये बोलेगा कि जी राजस्थान में ओपीएस लागू हो गई है, छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है, पंजाब में लागू हो गई है। जब इतने सारे राज्यों में हो गई है, तो फिर बीजेपी वाले राज्य क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर केंद्र सरकार इसको क्यों नहीं कर रही है? एक एक सवाल उठता है कि जब 5 राज्यों ने कर लिया, तो बाकी के 22-25 राज्य हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इन 5 राज्यों में जो घोषणाएँ हुई हैं, असल में क्या वो पेंशन दे पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो पेंशन अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या यहाँ पे कोई ऐसा लूप होल है, या फिर यहाँ पे कोई कानूनी दाँव-पेच इस तरह का है कि जिसकी वजह से पुरानी पेंशन देना संभव नहीं है राज्यों के लिए, और ये एक झूठा वादा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जिसपे आई थिंक ना तो कोई मीडिया वाला सवाल उठाता है, ना ही लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या? कानून क्या है? तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा कि एनपीएस का जब कानून बना था, तो उसके अंदर एम्प्लॉयी को एक ये बताया गया था कि एम्प्लॉयी को जैसे सैलरी मिल जाती है, अब उसके बाद में उस फंड का क्या होगा, उस पैसे का वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयी का अधिकार है। ठीक है? तो एम्प्लॉयी ने पैसा निकाल के एनपीएस में डाल दिया। अब एनपीएस के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, ऑल इंडिया लेवल पे। एम्प्लॉयी का जो अंशदान उस अथॉरिटी के पास जाता है। अब वहाँ पर एक रूल ये बनाया गया कि किसी कारण से अगर एम्प्लॉयी इस पैसे को वापस लेना चाहता है, मान लीजिए किसी को लोन की ज़रूरत है, किसी को बच्चे की शादी करनी है, या किसी को बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना है, तो वो उस पैसे को निकाल सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन वो पैसा राज्य सरकार वापस नहीं ले सकती। ये एक लॉ बनाया गया है, और इस पे सभी राज्य सरकारों ने इसको एक्सेप्ट किया है। अब करंट मामले में क्या हो रहा है कि राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार से कि भई पिछले 10 साल का, 12 साल का जो एम्प्लॉयी का पैसा है, वो पैसा आप हमें दे दीजिए, ताकि हम उसको ओपीएस दे सकें। तो ये सबसे बड़ा इल्लीगल पॉइंट है कि ये चीज़ संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लॉ बनाया ही नहीं गया है। जो कानून है ही नहीं, तो वो काम तो हो नहीं पाएगा।
अब आप किसी भी विपक्ष के बंदे से बात कीजिए, किसी भी सपा के बंदे से या बीएसपी या आम आदमी पार्टी, वो इन 5 राज्यों के बारे में आपको बताते हैं। मैं इन 5 राज्यों की सच्चाई आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान के अंदर ये योजना लागू की अशोक गहलोत की सरकार ने और अभी तक मात्र 600 लोगों को उन्होंने ओपीएस दिया है। मात्र 600 लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन मिल रही है। लेकिन बड़ी संख्या में ये जो जिन लोगों को पेंशन जिनकी बनने वाली है या जो भी है, वो ऑलरेडी थोड़ा-थोड़ा पैसा अपना निकाल चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए थोड़ा अपना फंड निकाल चुके हैं। तो ऐसे लोगों की पेंशन अब सैंक्शन नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है कि वो काफ़ी सारा फंड निकाल चुके हैं। अब उस सिचुएशन के अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देने के लिए मना कर रही है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पैसा जो है वो एनपीएस फंड के पास पड़ा हुआ है और ये एनपीएस फंड और एम्प्लॉयी के बीच की बात है। इसमें राज्य सरकार का बीच में कोई भी स्टेक होल्डर नहीं है। राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता उस पैसे को लेने की। राज्य सरकार क्या कह रही है कि आप पैसा हमें दे दीजिए, फिर हम पैसा एम्प्लॉइज़ को बाँटेंगे। ये राज्य सरकार का तर्क है, जबकि वो संभव नहीं है। आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए सर। छत्तीसगढ़ के अंदर ओपीएस लागू हुआ है 2018 या 19 के अंदर, लेकिन अभी तक किसी को भी ओपीएस नहीं मिली है, किसी को पुरानी पेंशन सरकार नहीं दे पाई है। उसका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि जो सारा पैसा है एम्प्लॉइज़ का वो एनपीएस फंड में जमा है और उस फंड को राज्य सरकार नहीं ले सकती। अब राज्य सरकार जब नहीं ले सकती, तो राज्य सरकार अपनी जेब से तो देगी नहीं ओपीएस, इसलिए ओपीएस किसी को नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार पे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2022 के अंदर वादा किया कि भाई हम लोग आपको पेंशन देंगे ओपीएस। अब तक 550 कर्मचारियों को उन्होंने पेंशन दे दी है ओपीएस वाली, लेकिन कैसे दी है ये वो नहीं बताएँगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए अलग से सैंक्शन किए और उस 1000 करोड़ में से ये लोग उन 550 कर्मचारियों को पेंशन दे रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा एक मतलब कितना गलत काम है कि आपने जनता के पैसे के 1000 करोड़ निकाल के रख लिए, अब उस 1000 करोड़ में से आप उन 550 लोगों को पेंशन दे रहे हैं। मतलब आप किसी एक का हक देने के लिए लाखों लोगों का हक लूट रहे हैं आप। तो ये चीज़ भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी और मुझे आश्चर्य होता है कि किसी ने इस चीज़ को कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी है, क्योंकि ये तो 2 दिन के अंदर बंद हो जाना चाहिए इस हिसाब से। अब आप आते हैं झारखंड में, तो झारखंड के अंदर भी ये स्कीम लागू है और झारखंड की जो सोरेन सरकार है उन्होंने एम्प्लॉइज़ को बोला कि हम आपको ओपीएस तब देंगे जब आप अपना पुराना जितना भी फंड है आप हमको लौटाएँ। मतलब पिछले 12 साल से 20 साल से जो भी एम्प्लॉयी ने फंड जमा किया है वो फंड उसको पहले लौटाना पड़ेगा, उसके बाद सरकार उसको फिर ओपीएस दे पाएगी, व्हिच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। इस वजह से आपका झारखंड के अंदर भी ओपीएस किसी को नहीं मिल रही है। और अब हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के अंदर आपको पता ही है महान कट्टर ईमानदार सरकार है। तो पंजाब के अंदर इसी मुद्दे के ऊपर इसी चुनाव के अंदर इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, एक बहुत बड़ा प्रॉमिस इसको बनाया गया था ओपीएस को। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मार्च 2022 के अंदर पंजाब सरकार ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया, सरकार बनने के बाद में एक नोटिफ़िकेशन जारी किया कि हम ओपीएस देना शुरू करेंगे। लेकिन 8-9 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उसके ऊपर एक भी स्टेप नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि सीधी-सी बात है फंड्स नहीं है उन लोगों के पास में। तो ओपीएस का जो बहाना है, ओपीएस का जो एक मैं कहता हूँ एक झुनझुना है, जो ऑपोज़िशन वाले हैं वो कर्मचारियों को दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को। सरकारी कर्मचारी इनकी टेक्निकलिटी को समझे बिना ओपीएस का हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन जब सरकार बदलती है, तो जो नई सरकार आ रही है वो भी ओपीएस नहीं दे पा रही है। तो ये मेरा मानना है कि ये एक बड़ा ही झूठा वादा है और जिसके वजह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। आप सरकार तो बना पा रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाएँगे उस चीज़ को, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ओपीएस देना संभव नहीं है इन सरकारों के लिए। जी, आपकी आवाज़ नहीं आप म्यूट में हैं सर? हाँ। मनीष भाई, मेरा एक सवाल है। जी, जी, जी। एक आंकड़ा है जो कि ये कहता है कि इस देश में मात्र 3 या 4% जी, जी, लोग इस सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स में है, चाहे वो सेंट्रल जी। हो या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है। जी हाँ। तो ये ओपीएस और एनपीएस का विषय तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी का है जी हाँ, बिल्कुल। और सरकारी कर्मचारी ये कहता है कि मैंने जवानी में आपकी सेवा की, तो हुँ, बुढ़ापे हुँ। में मुझे कौन देखेगा।
जी, ये बड़ी जी। वाजिब चिंता है। हुँ। पर ये सही बात है। समाचार और सरकार का फर्ज है कि उन 5% लोगों को अंतिम दिन तक ये सिक्योरिटी दे। हुँ। बाकी 95% को इस सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है क्या? वो इस देश की कोई सेवा नहीं कर रहे? अब देखिए सर, आप मैं आपके बताइए। सामने बैठा हूँ, मैं भी एक प्राइवेट एम्प्लॉयी ही हूँ। तो हमारे लिए भी एनपीएस है या फिर पीएफ है, ठीक है? हम अपना एक अंशदान पीएफ में देते हैं, थोड़ा बहुत एनपीएस में डाल देते हैं और जिसे कहते हैं ना कि बुढ़ापे की लाठी, हमारे लिए भी वही चीज़ ऑप्शन है एकमात्र। तो ये जो लॉजिक है इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आता है कि आप सरकारी नौकर हैं, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपने 30 साल, 35 साल जॉब करी, अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है। आपको उसकी सैलरी भी मिली, आपको रिवार्ड्स भी मिले, आपको बोनस, आपका डीए-वीए सब कुछ बढ़ा है। आप दूसरे लोगों को देखिए जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं। अब प्राइवेट एम्प्लॉइज़ में चलिए हम तो एक टॉप लेवल पे आ गए कि ठीक है जी आईटी कंपनी में। जो एकदम बिल्कुल आपका मिडल क्लास या बिल्कुल लो लेवल पे जो बंदा है, मान लीजिए जिसकी सैलरी 8,000 या 10,000 है या कोई मज़दूर है, वो भी मेहनत कर रहा है। या कोई मान लीजिए चाट खोमचे वाला लगाने वाला या कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयी है किसी भी तरह का, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी अपना खून पसीने की कमाई है उसकी भी। वो भी 30 साल, 35 साल जॉब करता है, वो अ, अमानवीय स्थितियों में काम करता है। अब सरकारी नौकरी में तो आपको एक ऑफ़िस मिल जाता है अच्छा खासा, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन होती हैं, जहाँ पे कि आपको इस तरह की स्थितियों में काम करना पड़ता है, लेकिन मोर एंड लेस आपको अच्छी अच्छी सिचुएशन मिलती है काम करने के लिए। लेकिन मज़दूरों का क्या? वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी इतना अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल को उनकी कंपनी बंद हो जाती है, अब जैसे अभी हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनियों की, प्राइवेट कंपनी के अंदर मान लीजिए ले ऑफ कर दिया। अब पिछले साल से लेके अब तक आप देखिए आईटी के अंदर कई हज़ारों एम्प्लॉइज़ निकाले जा चुके हैं। अब उन लोगों का क्या? 20-20 साल, 30-30 साल काम करने वाले लोग निकाले जाते हैं और सेम डे निकाल दिया जाते हैं। मतलब बिना किसी नोटिस पीरियड के निकाल दिया जाता है कि आपका लैपटॉप रख जाइए, ये आपका एक्सेस कार्ड है, इसको हमने डिसेबल कर दिया है, कल से आना बंद है आपका। आपने कुछ केसेस देखे होंगे जिसके अंदर कि एक ज़ूम मीटिंग होती है, ज़ूम मीटिंग के अंदर फायर कर दिया जाता है लोगों को। क्या क्या वो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या उन लोगों की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है? कल को उनकी सैलरी बंद हो जाएगी, तो उनका क्या है? उनका तो पीएफ का पैसा है उनके पास में या फिर उनके पास में अगर किसी ने एनपीएस में डाल रखा है, तो वो पैसा है। उनके पास तो कोई पेंशन नहीं है। तो आपकी बात एकदम सही है सर, डेढ़ 2 करोड़ लोग हैं या 4-5% जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बारे में तो हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जो 95% जो हमारा एक वर्ग है, जो कंप्लीटली अनसिक्योर्ड है, जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास पेंशन का तो मतलब ही नहीं है, उनके पास एनपीएस ही है एकमात्र चीज़। अब वो नहीं सर, एनपीएस सही है, एक गलत? मिनट जी, सर, जी, पेंशन तो बहुत बाद की चीज है। उनके पास जी। तो आज भी सिक्योरिटी नहीं है। जो बिल्कुल, सरकारी बिल्कुल सर। कर्मचारी है उसको कम से कम 60 साल की उम्र तक की सिक्योरिटी तो है कि जी, बहुत जी, ही जी। बड़ा अगर कोई अपराध नहीं करेगा, गबन नहीं करेगा तो नौकरी नहीं जाएगी। पहले तो नौकरी न जी, जाने की गारंटी है, पहली बात। जी, जी। और दूसरी बात उसके बाद जिंदगी के आखिरी सांस तक पेंशन है। हुँ, हुँ। तो अगर तब सरकारी कर्मचारी का ये दुराग्रह है कि अब चूंकि आपने मुझे नौकरी दे दी है इसलिए मुझे अंतिम सांस तक पालो। जी। अच्छा सर, इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। आप और भी बेनिफिट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, वो पेंशन उसको मिल रही है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस जो बची हुई पेंशन है, वो उसकी फैमिली को मिलती है, उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को, स्पाउस को मिलती है। प्राइवेट नौकरी में ऐसा कहाँ है? सरकारी में आपको अनुकंपा नियुक्ति भी मिल जाती है। आप मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आपके पिताजी काम कर रहे थे या जो भी और उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा होता है कि अनुकंपा नियुक्ति भी मिलती है लोगों को, उसी डिपार्टमेंट के अंदर मिल जाती है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट में तो देखिए आप मान लीजिए मैं किसी कंपनी का मान लीजिए कल को सीईओ भी बन जाता हूँ और मेरा बेटा अगर आता है तो उसको कोई सीईओ थोड़ी ना बनाएगा। उसको तो वापस से अपना स्क्रैच से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये कई तरह के बेनिफिट्स हैं जो सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं और मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। ठीक है, आप यूपीएससी निकालते हैं या फिर आप कोई आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आपने उसको मेरिट पे लिया है, आपने मेहनत करी है, उसके बदले में आपको बेनिफिट मिला है। लेकिन कुछ बेनिफिट ऐसे हैं सर कि जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक हैं, जिनमें से एक ओपीएस है।
तो इन बेनिफिट्स के लिए पहले समझना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉयी को या जितने भी कर्मचारी इसके विरोध में हैं, कि क्या ये फिज़िबल है? एक चीज़ होती है कि वो चीज़ पॉसिबल है, एक होता है कि वो फिज़िबल है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पॉसिबल का मतलब ये है कि चलिए ठीक है, सरकार ने कुछ इधर-उधर से बजट ग्रांट इधर से उधर करी, कुछ एलोकेशन किए और चलिए आपके लिए कर दिया हमने 2000 करोड़ रुपए आपके लिए डाल दिए। जैसे कि एक सरकार अभी कर रही शायद हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है। एक होता है नॉन फिज़िबल, कि वो चीज़ फिज़िबल ही नहीं है, वो चीज़ संभव ही नहीं है। तो ओपीएस एक ऐसा वादा है जो कि संभव ही नहीं है लॉजिकली भी और कानूनी तरीके से भी। कल को अगर कोई सरकार देना भी चालू करती है तो उसका फंड नहीं आ पाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। कैसे करेंगे आप? फिर या तो आप अपने जो इम्पोर्टेंट कोई काम है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हेल्थ है या एजुकेशन है, आप उसको फिर रोकेंगे। और कई सरकारें तो ऐसी हैं जिनके टोटल बजट का 20 से 30% जो पैसा है वो केवल पेंशन में जाता है। अब आपका सोच लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी 10,000 रुपए कमाता है और उसका मान लीजिए 2 से 3,000 रुपए किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए जा रहा है हर महीने, तो आप सोचिए कि वो बाकी अपने कामों को कर पाएगा कभी? नहीं कर पाएगा। आप मान लीजिए आपको सैलरी 10,000 रुपए मिल रही है और मान लीजिए 3,000 का आपने घर ले लिया कहीं पे, तो आपके पास 7,000 रुपए बचे। अब हर साल किराया बढ़ता जाएगा, आपकी जो सैलरी है वो उस लिहाज से नहीं बढ़ पाएगी। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब आपको अपने सारे इम्पोर्टेंट खर्चे भी काटने पड़ेंगे ताकि आप घर का किराया भर सको। सेम सिचुएशन पेंशन के मामले में भी है। धीरे-धीरे ये चीज़ बढ़ती जा रही है और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब आपको कर्ज़ा लेके पेंशन देनी पड़ेगी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है इस समय। तो ऐसी स्थिति बहुत भयावह भी हो सकती है, भविष्य में जाके हो सकता है कि पूरा जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम वही चरमरा के गिर जाए। आज हम पेंशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है सैलरी देने के पैसे ना बचें और ऐसा कई सरकारों के साथ होने वाला है अगले कुछ महीनों में। नहीं नहीं, पंजाब में यही स्थिति है। पंजाब में आप जी, पेंशन स्कीम तो छोड़ दीजिए, जी, पंजाब में हर महीने एक संकट रहता है कि इस महीने सैलरी कैसे जाएगी। जी, जी। पंजाब ने जो फ्रीबीज बांटनी शुरू की है, उनकी जो पावर सब्सिडी है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके हुँ, अलावा हुँ। उन्होंने जो मुफ्त रेवड़ियां बांटनी शुरू की हैं, तो उनका ये जी, हाल है कि उनके सामने तो सैलरी देने के भी संकट है। अच्छा, इसमें एक मुद्दा और है। जी, जी, जैसे एनपीएस के बारे में लोगों की क्या का एक सबसे बड़ी शंका यह है कि चूंकि ये मार्केट ड्रिवन है, इसमें आपका जी, पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड है, जी। पर मार्केट कुछ समय के लिए क्रैश करता है, ये इसमें कोई हुँ, दो हुँ। राय नहीं है। अब जी, सब लोग 2008 का एग्जांपल देते हैं कि 2008 में मुझे अच्छी तरह याद है, सेंसेक्स जो था वो 7,000 पे था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और गिर राइट, के राइट। 4,000 पे आ गया था। जी, जी हाँ, जी, 2008 से लेकर आज 2024 जी। कितना समय बीता है साहब? 15-16 साल हो गए हैं। 16 साल है। जी, 16 साल हो गए ना। जी, जी। पर 7,000 से गिर के जो सेंसेक्स 4,000 पे गया था, आज कितने पे है? आज 60,000 प्लस है। आई थिंक 62-63,000 समथिंग कुछ चल रहा होगा इस समय तो या सर, ज़्यादा हो गया है। उस दिन बेशक गिर गया था, 2008 में बेशक गिर गया था, पर आज जी, जी। तो वापस 60,000 62,000 पे है ना। सर तो 71,000 प्लस मार्केट है इस समय। है द 71,000 पे है सर इस समय। मैंने जस्ट अभी चेक किया। 10 गुना ज्यादा, जी हाँ, जी। है ना। तो एक बिल्कुल, बात बिल्कुल। मुझे बताइए कि मार्केट में एनपीएस जो फंड है, वो कोई 2-4 हुँ, महीने हुँ। के लिए तो इन्वेस्टेड है नहीं। जी आज नहीं, बिल्कुल एक नहीं। युवक आज एक युवक अगर हुँ, हुँ। एक सरकारी जॉब में आया है, तो जी, उसको पेंशन चाहिए 30 साल बाद या 35 साल बाद। जी, जी। तो सर, अगले साल हो सकता है उसका एनपीएस का फंड मार्केट क्रैश कर जाए, कुछ कम हो जाए, पर सर हुँ, हुँ, हुँ। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स तो ये ग्रो ही करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और आप म्यूचुअल फंड को देख लीजिए, चाहे इक्विटीज़ को देख लीजिए, मार्केट को, तो इसमें ये हाँ, लॉन्ग टर्म का खेल है सारा। इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है और जहाँ पे हम पेंशन की बात कर रहे हैं, हम 30 साल, 35 साल का एक ड्यूरेशन लेके चलते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट होना ही होना है। समस्या यहाँ पर ये है कि इन चीज़ों को लेके अभी है ना एक अवेयरनेस की कमी है थोड़ी-सी।
अगर आप किसी को भी बोलते हैं जी ये चीज़ मार्केट लिंक्ड है, तो उसके मन में एक शंका आ जाती है कि मार्केट डूब गया तो क्या होगा? अगला इंसान ये नहीं सोचता कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? उनके मन में नेगेटिविटी रहती है कि अगर मार्केट डूब गया तो जी मेरी तो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई चली जाएगी, जो कि ठीक भी है किसी लेवल तक। तो इस मामले में मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि वो समय-समय पर जो उनका फंड जो एनपीएस फंड का जो उसमें अलग-अलग पार्ट्स होते हैं कि थोड़ा-सा पैसा डेब्ट फंड में जाएगा, थोड़ा-सा इक्विटी में जाएगा, थोड़ा-सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये कर लेना चाहिए कि वो समय-समय पे उसको रिव्यू करती रहे और जैसे जिस फंड की या भविष्य के हिसाब से वो देखे कि हाँ जी, अब इक्विटी के अंदर ज़्यादा पैसा अच्छा बन रहा है, तो थोड़ा-सा पैसा इक्विटी में डाल दिया। डेब्ट को थोड़ा-सा या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का थोड़ा-सा पार्ट ज़्यादा रख ले 50% जो कि सेफ होता है आपका। 8 से 10% आपको वहाँ पे रिटर्न मिल ही जाता है एनुअल और इक्विटी है जिसमें 15%, 20% या 30% भी रिटर्न कई बार चला जाता है, तो उसको थोड़ा-सा कम कंपोज़िशन में रख ले। तो गवर्नमेंट को ये कर लेना चाहिए कि वो थोड़ा-सा इस चीज़ पे खेले प्रोफ़ेशनल्स की हेल्प ले अच्छी तरीके से। वैसे मेरे हिसाब से अभी प्रोफ़ेशनल्स और काफ़ी सारे हैं गवर्नमेंट के पास, बट अगेन वो इसमें हेल्प ले सकते हैं ताकि वो एक अच्छा रिटर्न दे पाएँ। और आप यकीन मानिए कि जब कुछ हज़ार या कुछ लाख लोगों को अच्छा एनपीएस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिविटी है ये अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसमें एक रोल गवर्नमेंट का भी है, बहुत बड़े लेवल पे। एक 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 मैं आपसे सवाल और कर रहा हूं। जी, जी। आज से 20 साल पहले हुँ, हुँ। पंजाब के जो जमीनों के रेट थे, जी, आज वो रेट नहीं है। जी। आज से 10 से 15 साल पहले पंजाब में जिन लोगों ने फ्लैट्स खरीदे थे, मुझे याद है हुँ, हुँ। जालंधर की चोपड़ा कॉलोनी है एक, कपूरथला रोड पे। जी। उस पे जिस व्यक्ति ने आज से 15 साल पहले 24 लाख का फ्लैट खरीदा था, वो 24 उसने बेचने की कोशिश की लगभग 10 साल बाद। तो वो ओके। 24 का नहीं बिका। हुँ, फिर हुँ। उसने दाम घटा के 22 किया, फिर 20 किया, फिर 19 हुँ, हुँ। किया, फिर 17 किया, फिर 14 में बिका, 14 लाख में। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। 15 साल पहले खरीदा गया 24 लाख का फ्लैट 14 लाख में बिका है कपूरथला रोड पे। ये मैं अपनी हुँ, आंखों हुँ, देखी हुँ। बात बता रहा हूं। मैंने जी। एक प्लॉट लवली यूनिवर्सिटी के गेट के सामने लिया था हुँ, हुँ। आज से 10 साल पहले, जी। 13 साढ़े 13 लाख का। हुँ, हुँ। 10 साल बाद बड़ी जी। मुश्किल से 15 लाख का बिका है। 13 लाख अच्छा। का लेके 15 लाख का बेचा 10 साल बाद। और हुँ, हुँ। इस 10 साल क्यों नहीं बेचा? क्योंकि हुँ, हुँ। एक भी ग्राहक नहीं था। 10 साल जी। तक उस प्लॉट का ग्राहक नहीं आया। हुँ, हुँ। सर, एनपीएस के साथ जो खतरे जुड़े हुए हैं, वो हुँ, हुँ। तमाम खतरे तो आपकी हर इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हैं? ये बात बिल्कुल ठीक बात है। तो अब कई लोग जैसे गोल्ड आपने खरीदते गोल्ड हैं, गोल्ड एक मिनट, आपने जी, अपने घर में गोल्ड रखा हुआ है, आपके घर जी, से चोरी हो जाएगा, आपके कोई गले से चेन खींच के ले जाएगा। इवन अगर लॉकर में भी रखा है और लॉकर बैंक में डकैती पड़ गई तो वो इंश्योर्ड नहीं होता। मैंने सुना उसका कुछ जी, नहीं मिलता लॉकर में रखे हुए। जी, तो जी, भैया जी, आपका सही गोल्ड बात। भी तो इनसिक्योर है। आपका गोल्ड इनसिक्योर है कि नहीं है? बिल्कुल इनसिक्योर है सर, बिल्कुल। कितने हिंदुस्तानियों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया? किसी ने बंद नहीं किया, ये तो बल्कि क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। तो फिर ये सारी सियाणपत जो है, ये सारी हुँ, हुँ, हुँ। अकल जो है, सिर्फ एनपीएस में आके क्यों खुल जाती है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जब सर देखिए आप लोगों को नहीं, हाँ, एक मिनट, जब आप गोल्ड जी, खरीदते जी। हैं या फ्लैट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो बेचने वाले तो गारंटी मांगते हैं, क्या है 10 साल बाद ये तिगुना हो जाएगा ना? हुँ, 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 हुँ। और आप नहीं, नहीं ऐसी सरकार से आपको गारंटी चाहिए। जी, जी, जी। देखिए लाइफ में यही तो आपको और कहीं गारंटी नहीं है। हुँ, इन 95% इस देश का 95% पॉपुलेशन सरकार से किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं मांगता, वो अपनी व्यवस्था खुद कर रहा है। परंतु हुँ, सरकारी हुँ, कर्मचारी को हर चीज, क्योंकि उसने हुँ, सरकार पे हुँ। बहुत बड़ा एहसान किया है कि 35 साल तक जी। गारंटीड, पहले हुँ, 35 साल तक गारंटीड सैलरी और हर साल हुँ, उसमें हुँ। 5 से 7%, 8% की ग्रोथ जी। डीए और इंक्रीमेंट्स की, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी मरते दम तक
वो हुँ, सारे हुँ। पर्क्स, वो सारी जी। सिक्योरिटी मुझे दे दो। 95% देश जाए चूल्हे भाड़ में, हमको हुँ, हुँ। 5% लोगों को पेंशन देने में चाहे पूरा देश बर्बाद हो जाए, चाहे देश की हुँ, हुँ, इकोनॉमी हुँ। डूब जाए। जी। तो सर ये कुछ ज्यादती नहीं है सरकारी कर्मचारियों की? हाँ, बिल्कुल ज़्यादती है सर, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ ये थॉट प्रोसेस ही गलत है उन लोगों का अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, तो थॉट प्रोसेस गलत है क्योंकि आप केवल अपने ही बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप पूरे देश के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, इस मामले को देखें? कि आपको ही मिले, जो भी चीज़ मिले अब जैसे होता ये है ना कि देखिए सर हमारे देश में किसी को भड़काना बहुत आसान होता है, समझाना बहुत मुश्किल है, भड़काना बहुत आसान है। तो कर्मचारियों के साथ भी यही है, कर्मचारियों के साथ भी यही समस्या है कि उनको किसी चीज़ के फ़ायदे-नुकसान समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, किसी चीज़ को लेके भड़काना बहुत आसान है। आप जैसे मैंने कल भी एक वो जो ट्रक ड्राइवर्स का हमारा चल रहा था, उसमें मैंने यही लिखा था कि आप मुझे कुछ लाख रुपए दीजिए, मैं आराम से कुछ हज़ार एम्प्लॉइज़ को भड़का सकता हूँ, फिर कुछ करोड़ रुपए दीजिए तो मैं उसको यूएन तक ले जा सकता हूँ उस मामले को। ये चीज़ें बहुत आसान है करनी। अब यहाँ पर होता क्या है कि आप अपना शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं। आप अपना शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं कि हाँ जी, महीने के एंड में मेरे पास सैलरी आ गई या पेंशन आ गई। लेकिन वो चीज़ आई कहाँ से, वो आपको जब तक आप उस पे ध्यान नहीं देंगे तब तक सोच आपकी सही नहीं हो पाएगी। हमारे सामने श्रीलंका का उदाहरण है। श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल बगल में है। हम तो नॉर्मली वेनेजुएला वगैरह का पहले उदाहरण दिया करते थे, लेकिन अब तो हमारा श्रीलंका का उदाहरण है। श्रीलंका क्यों डूबा? श्रीलंका इसलिए डूबा क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बेहिसाब कर्ज़े ले लिए। कर्ज़े ले लिए प्लस उनकी कोई कमाई नहीं थी। देखिए सारा खेल कमाई का और खर्चे का है और ये चीज़ सरकार को आप छोड़ दीजिए, आप अपने घर की बात कर लीजिए। मेरे घर में मान लीजिए आज मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और मेरे खर्चे मान लीजिए 50,000 हैं, तो मैं आराम से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। लेकिन मैंने किसी की देखा-देखी या शौक में या होता है ना कई बार आप किसी की किसी से आप वो कर लेते हैं, कॉम्पिटिशन कर लेते हैं कि जी उसके पास ये कार है तो मैं भी यही कार लूँगा, उसके पास ये टीवी है तो मैं भी ये टीवी लूँगा, उसने 1 करोड़ का फ्लैट लिया तो जी मैं भी 1 करोड़ का लूँगा। ऐसे-ऐसे करके अगर आप अपना खर्चा 1 लाख से ज़्यादा कर लेंगे, तो आपके पास फिर क्या बचेगा? आपको फिर लोन लेना पड़ेगा उसके लिए। अब उस लोन को चुकाने के लिए फिर नया लोन लेंगे, फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, उसको चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेंगे। यही होता है आजकल आप किसी भी मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास की अगर आप किसी भी फैमिली की बात करेंगे तो हर एक घर में यही चल रहा है। एक चीज़ को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन। यही चीज़ हमारी सरकार भी करती है। हमारी सरकार भी ऐसे ही करती है कि पेंशन के लिए अलग से लोन, सैलरी चुकाने के लिए अलग से लोन, बीच में भी जैसे आप पंजाब के बारे में बता रहे थे तो उनका एक कुछ लोन शायद सैंक्शन नहीं हुआ था, कुछ ऐसा चल रहा था। तो बीच में शायद कुछ एम्प्लॉइज़ की सैलरी रुक भी गई थी, कुछ हज़ार एम्प्लॉइज़ की सैलरी शायद डिले हुई थी काफ़ी। उसका रीज़न भी यही था कि उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। तो जब आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा बढ़ जाएँगे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये तो एक इकोनॉमिक्स का मान लीजिए या एक सामान्य सा एक रूल है। आप जब खर्चे बढ़ाते जाएँगे तो आप अपने आप को एक भंवर के अंदर आप फँसाते जाएँगे अपने आप को। यही सारे एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं नहीं समझेंगे इस चीज़ को, अभी ना समझिए, ठीक है कोई बात नहीं, आज की गवर्नमेंट अगर ओपीएस कर भी देती है किसी कारण से, तो ये प्रॉब्लम आज नहीं आएगी, ये आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद आएगी जब 2004 के बाद में जो लोग जॉइन हुए हैं, जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, 2035 में या 40 में, तब आपको प्रॉब्लम समझ में आना स्टार्ट होगी क्योंकि तब गवर्नमेंट के पास में इतना फंड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट या तो फिर लोन लेगी। अब अगर आपकी गवर्नमेंट पहले से ही कर्ज़े में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज पंजाब कर्ज़े में है, कई लाख 5-6 लाख करोड़ के कर्ज़े में है, तो ऐसे सिचुएशन में पंजाब सरकार क्या करेगी? वो पेंशन देना बंद कर देगी, वो और खर्चों से कटौती करेगी, सैलरी देना बंद कर देगी या जो कुछ ज़रूरी खर्चे हैं एजुकेशन के, हेल्थ के, वो देना बंद कर देगी, अस्पताल बंद हो जाएँगे आपके यहाँ के। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि फिर शायद सरकार सब कुछ बंद कर दे, जो सामान्य सेवाएँ हैं वो बंद कर दे। अब वेनेजुएला की अगर आप बात करते हैं या अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ यही तो हुआ है। सरकार सरकार के पास कोई पैसा ही नहीं था, पेट्रोल के लिए, डीज़ल के लिए, गैस के लिए। तो वहाँ पे लोग 2-2 3-3 दिन लाइन लगा के खड़े होते थे पेट्रोल पंप के आगे। लोगों के घर में बिजलियाँ नहीं थी क्योंकि सरकार के पास पावर स्टेशन में पावर जनरेट करने का पैसा नहीं था। लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, तो वहाँ पे जो औरतें हैं वो कई गलत तरह के कामों के अंदर हो गई थी, लिप्त हो गई थी। जो लोग थे वो कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई अपराध कर रहा है। तो ये चीज़ होती है फिर लॉन्ग टर्म में। तो ये चीज़ तो देखिए समझनी पड़ेगी और मैं तो स हाँ जी, जी।
मेरा एक पॉइंट और है भाई। जी, नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो जी, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू, अब हमारा एक सवाल था ना कि ओपीएस जी, सिर्फ सिर्फ 5% सरकारी कर्मचारी को ही दी जा सकती है ना, जी, जी, परंतु एनपीएस तो पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को दी जा सकती है। अगर जी हाँ। 140 करोड़ लोग चाहें और वो हुँ, हुँ। एनपीएस ज्वाइन करें तो जी, सरकार 140 करोड़ पूरे देश को एनपीएस दे सकती है। जी। इसके बारे में बताइए जरा कैसे। देखिए, जैसे कि सरकार ने मुझे साल तो याद नहीं है लेकिन इस बात को शायद 8-10 साल हो चुके हैं। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एनपीएस को रोल आउट किया था, कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई इंसान एनपीएस में एनरोल करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके सैलरी में से एक निश्चित हिस्सा कटकर हर महीने एनपीएस फंड में जमा होता रहेगा और बाद में जब उसकी रिटायरमेंट की उम्र आएगी 58 साल, 60 साल या जो भी है, तो उस अमाउंट का कुछ पैसा वो निकाल सकता है और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो उसको पेंशन की तरह मिल सकता है। तो सरकार ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ को ला चुकी है। मेरा बस ये मानना है कि सरकार इसको अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लिए भी लेकर आए, अच्छी तरीके से लेकर आए क्योंकि कई काम धंधे हमारे देश में आज ऐसे हैं जो कि आपके पेंशन जो कानून है उसके अंतर्गत नहीं आते। जैसे कई कई कंपनियाँ हैं, जैसे पीएफ का हमारा एक रूल है कि 25 एम्प्लॉइज़ हैं या 20 एम्प्लॉइज़ हैं, उसके बाद में पीएफ देना स्टार्ट होता है किसी कंपनी को। किसी एम्प्लॉइज़ को। अब मान लीजिए कोई खोमचे वाला है या कोई चाट पकौड़ी का ठेला लगा रहा है या फिर कोई डिलिवरी बॉय है, जो किसी दुकान पे डिलिवरी का काम करता है, उसको 8-10 हज़ार रुपए मिलते हैं। उसको तो कोई पीएफ वाला कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई पेंशन स्कीम सरकार को लानी चाहिए। वैसे एक अटल पेंशन स्कीम है, अगर आप बात करें उसकी, तो एक अटल पेंशन की स्कीम ऐसे ही लोगों के लिए है कि वो अपना छोटा-मोटा अंशदान ₹100, ₹200, ₹500 कुछ इस तरीके से हर महीने जोड़ सकते हैं और बाद में एक उम्र के बाद में उनको एक निश्चित राशि मिलती रहेगी, ताउम्र, पूरी ज़िंदगी। तो सरकार इस चीज़ पे कर रही है, बस मेरा ये कहना है कि थोड़ा-सा इसको रिव्यू भी करती रहे बीच-बीच में, ताकि एम्प्लॉइज़ को है ना रिटर्न अच्छा मिले। अब उसके लिए फंड में कुछ चेंजेस करने हैं, फंड के अंदर कुछ स्विच करना है, किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेनी है, तो वो सरकार को ले लेनी चाहिए और इस तरह के जो झूठ-वूठ फैलाते रहते हैं लोग, उनके अगेंस्ट एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। जी। सरकार ने एम्प्लॉय को ये सुविधा दे दी है कि वो अपने टोटल पेंशन फंड का कुछ अमाउंट जो कि आई थिंक विच इज समवेयर अराउंड 40%, वो हुँ, हुँ, हुँ। स्वयं उसको मैनेज कर सकता है। वो उसको अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जी। जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। वो चाहे म्यूचुअल फंड में करे, चाहे एसआईपी में, चाहे जैसे करे। तो जी, जी। भाई मैं इतना जानता हूं कि जैसे आपने बताया कि इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में तो हमेशा से ही 10, 12, 14, हुँ। 16, 18, 20, 30% की ग्रोथ आती रही है। जी, जी। अगर भाई अगर कर्मचारी अपने टोटल पेंशन फंड का 40% भी हुँ, इक्विटी हुँ, में हुँ। या म्यूचुअल फंड्स में या अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है और अपने जी। फंड्स का मैनेजमेंट खुद कर रहा है, तो वो आराम से ओल्ड पेंशन स्कीम से ज्यादा जो है राशि जनरेट कर सकता है। पर मुझे एक जी। सवाल का मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा रही। मान लीजिए जी, मैं जी। एक कर्मचारी हूं, आज मेरी उम्र हुँ, हुँ। 25 साल है। मान हुँ, लीजिए हुँ। मेरी उम्र 25 साल है और जी। मुझे एनपीएस मिल रहा है। हुँ, हुँ। उसमें मैंने कोई एक अमाउंट मेरा हर महीने सैलरी का कटता है जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ 35 इयर्स वो मान लीजिए वो जो पूरा कॉर्पस है बढ़ के वो लगभग 2 या 3 करोड़ रुपए हो जाता है, मैंने सुना। जी, जी, जी। और जैसे ही मैं 60 साल का हुआ मेरी डेथ हो गई हुँ, हुँ। और मेरे एनपीएस फंड में मान लीजिए 3 करोड़ रुपया आज से 30 साल बाद 35 साल बाद 5 करोड़ रुपया जमा है जी। और मेरी 60 साल या मैंने अभी एक ही साल पेंशन ली थी तब तक मेरी हुँ, डेथ हो हुँ। गई। वो जो पांच हुँ, हुँ। करोड़ रुपए मेरे फंड में जमा है वो क्या होगा? देखिए सर उसमें एक तो ये होता है नॉमिनी की व्यवस्था होती है कि जब आप मान लीजिए
आपकी शादी हुई तो आप अपनी पत्नी को नॉमिनी बना सकते हैं, प्लस आप अपने बच्चों को भी नॉमिनी बना सकते हैं, आप उसमें उनकी परसेंटेज भी दे सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं और 1 वाइफ़ है उनकी, तो 50% अपनी वाइफ़ को देंगे और 20-25% अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो एक नॉमिनेशन की एक प्रक्रिया होती है जो हर एक एम्प्लॉयी को करनी चाहिए। कई लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा मामला बिगड़ जाता है डेथ-वेथ की सिचुएशन में। अदरवाइज़ अगर आप नॉमिनेशन कर देते हैं, तो उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसमें जो भी आपका नॉमिनी है, उसको सारे बेनिफिट्स आपके मिल जाते हैं। और नहीं, ये अब व्यवस्था काफ़ी पहले से है। जी। जी, जी। अब एक चीज, एक सिचुएशन को कंपेयर कीजिए। जी, जी। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं हुँ, हुँ। और मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन मिलनी है। जी। जब मैं 55 साल का हुआ, मेरी पत्नी नहीं रही। हुँ, हुँ। 58 साल में मैं रिटायर हुआ। जी। 60 साल में मेरी डेथ हो गई। हुँ, हुँ। अब मेरी पत्नी तो 3 साल पहले ही मर चुकी थी। मैंने सिर्फ 2 साल जी, जी। पेंशन एंजॉय की हुँ, और हुँ, हुँ। मैं भी भगवान को प्यारा हो गया। जी, जी। ओल्ड पेंशन स्कीम के सारे बेनिफिट्स बंद मेरी मृत्यु के साथ ही। जी हाँ, जी हाँ। पर अगर एनपीएस होती तो मेरे बच्चों को कितना पैसा मिलता? देखिए, उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नॉमिनी होगी तो बिल्कुल बेनिफिट मिलेंगे, दोनों हाँ, केसेस नहीं, में बेनिफिट्स मान मिल लीजिए जाएँगे। जी, मेरे 2 बच्चे हैं जी। और वो दोनों को मैंने नॉमिनी बना रखा है, तो वो 5 हाँ, हाँ। करोड़ का जो कॉर्पस मेरे एनपीएस में जमा है, वो मेरे जी, बच्चों जी, को जी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। तो किस हिसाब से एनपीएस खराब है साहब ओपीएस से? ओपीएस से तो लाख लाख तो ना, लाख दर्जे। अच्छा, 1 मिनट। अरे जी, भाई, चाहे आदमी शिलाजीत के पराठे खाए, जी। 60 साल का रिटायर हुआ, 80 में तो मर ही जाएगा। बिल्कुल सर। जी, जी। अगर पेंशन मान लीजिए ओपीएस में 20 साल एंजॉय कर ली उसने, हुँ, हुँ, हुँ। मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ गए तो पेंशन गई। जी, जी। एनपीएस में तो एक कॉर्पस जमा है, उसकी बदौलत आपको पेंशन मिल रही है ना। जी, जी, जी। बिल्कुल, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जब नहीं भी रहेंगे तो भी बच्चों को वो कॉर्पस तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। तो सर इस हिसाब से तो एनपीएस ओपीएस से लाख दर्जे बेहतर है। बिल्कुल। तो ये देखिए इतना बड़ा बेनिफिट, इतना हुँ, हुँ। बड़ा बेनिफिट सरकार इन सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं समझा पा रही है कि ओपीएस आपके मन जीते जी ही है। आप गए, हुँ, हुँ। ओपीएस गया, पर जी। एनपीएस आपके मरने के बाद भी आपके बच्चों को मिलता रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए सर मैंने वीडियो में पहले ही बोला था किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है, भ्रमित करना बहुत आसान होता है। तो यही इसमें भी है और मेरा ये मानना है कि सरकार को जितने भी ये कर्मचारी संघ वगैरह हैं, जितने भी हैं, इनके साथ बैठकर एक फॉर्मल मीटिंग-वीटिंग कर ले, अपना सबको समझा दे और डिफरेंट डिफरेंट केस सिनेरियो जैसे अभी हमने कुछ केस सिनेरियोज़ डिस्कस किए हैं यहाँ पे। इस तरह के कुछ केस सिनेरियोज़ डिस्कस कर ले कि अगर ऐसा होगा तो कितना मिलेगा? ऐसी सिचुएशन में ओपीएस में आपको क्या फ़ायदा है, एनपीएस में आपको क्या फ़ायदा है? जब इस तरीके का डिस्कशन होगा या इस तरह की चीज़ें जब होंगी, तो हमें इस तरह का जो झूठ प्रपंच जो चल रहा है उसको काटने में थोड़ी-सी आसानी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हाँ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस मामले में। मनीष भाई, देखिए बातों जी। बातों में समय का पता नहीं चला। वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस टॉपिक फॉर द लास्ट 43 मिनट्स। मैंने जी, आपका सर। बहुत समय लिया और आपने बहुत एनलाइटन किया हमारे दर्शकों को आज। और ये एक बड़ा ज्वलंत विषय है। और जी। आज आपसे बातचीत करके मुझे अब ये समझ में आया है कि मुझे अगली बार किसी ऐसे व्यक्ति को इस प्रोग्राम में लेके आना चाहिए जो पेंशन डिपार्टमेंट में किसी सरकारी विभाग में नौकरी करता हो, पेंशन विभाग में, जी। जी, जी, जी। जिसको सारे पेंशन की सारी बारीकियां, न्यूएंसेस पता हो। और जी। हो सकता है वो अपनी तरफ से कुछ हमें और भी बातें बता सके, क्योंकि हमारा आपका तो बड़ा बिल्कुल। जनरल सा डिस्कशन है ना। जी, जी, जी। वी आर जी। नॉट नहीं एक्सपर्ट्स, जनरल बातें कर रहे हैं। जी। नहीं और सर, मैं आप चाहूँगा कि
मैं चाहूँगा कि आप ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी को बुलाइए जो पेंशन डिपार्टमेंट में हो, जो टेक्निकलिटीज़ पे ज़रूर जानकारी दे। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती हैं, अब जैसे अब मैंने जितनी गवर्नमेंट के नाम आपको बताए हैं, तो उनके सीएम्स हैं या उनके मिनिस्टर्स हैं, वो बोलते रहते हैं कि जी हमने एक चिट्ठी भेज दी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही है। तो एक एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं। एनपीएस का जब लॉ आया तो उसके अंदर ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि आप उस फंड को उठा के जो एनपीएस जो एक अथॉरिटी है, वो उस फंड को केवल एम्प्लॉय को ही दे सकती है, वो किसी सरकार को नहीं दे सकती, राज्य सरकार को किसी भी हालत में नहीं दे सकती, वो इल्लीगल है, वो गैर कानूनी है। तो ये चीजें जब समझाई जाएंगी लोगों को तभी इस तरह का झूठ कम होगा, अदरवाइज ये तो बोलते रहेंगे कुछ भी और लोग भड़कते रहेंगे। तो मनीष भाई, आज की जी चर्चा बहुत अच्छी रही। इट वाज वेरी जी, वेरी इंफॉर्मेटिव। बड़ा अच्छा रहा आपसे थैंक बात यू। करके, मुझे बहुत मजा आया। आशा है हम फिर आएंगे, मुझे भी। और आपके साथ तो मुझे, आपके पास तो सैकड़ों ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप जी हमारे जी, दर्शकों को एनलाइटन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम आगे भी इसी तरह, आप मेरे कार्यक्रम में आते रहेंगे और मेरे दर्शकों से बातचीत करते बिल्कुल। रहेंगे। आज आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बहुत बहुत कार्यक्रम में तो धन्यवाद फिर से आपका भी। मिलते हैं। जी, थैंक यू मनीष जल्दी भाई, मिलते हैं थैंक सर यू फिर वेरी से। मच। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। दादा जी, थैंक यू, धन्यवाद।